Assalamu alaikum dear students. I am Aqsa Salim, Subject Specialist Physics, DPS and College Sahiwal. Students, जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हैं और लास्ट टाइम आपने वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा होगा. हमारा आज का टॉपिक उससे वेरी नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ 2.4 यानी टॉर्क है. टॉर्क को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी टर्म्स या ऐसी डेफिनेशंस हमारे लिए जानना ज़रूरी है जो टॉर्क को समझने में हमारे लिए हेल्पफुल रह सकती हैं. जैसे फोर्स क्या है? फोर्स की डेफिनेशन बहुत वर्सेटाइल है. कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ. जैसे किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना फोर्स कहलाता है. किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करना भी फोर्स कहलाता है. किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप मूव करना चाहते हो तो उसके लिए फोर्स रिक्वायर्ड होती है, यानी फोर्स के बगैर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता. कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें मूवमेंट ख़त्म करना चाह रहे हो, उसको स्टॉप करना चाह रहे हो, तो भी फोर्स रिक्वायर्ड होती है. एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि फोर्स को हम लीनियरली भी और रोटेशनली भी अप्लाई कर सकते हैं. लीनियरली यानी लाइन वाइज, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन, और रोटेशनली का मतलब है सर्कुलर फॉर्म में या रोटेशन में. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं तो उस पर भी फोर्स लगानी ज़रूरी है. इस चैप्टर में आपने वेक्टर के बारे में भी पढ़ा होगा. वेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी हो. जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं. वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और उसका प्रोडक्ट या उसकी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही हो. आई रिपीट, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उनका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो, ऐसी मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है. और वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल में आपने टॉर्क पढ़ा होगा. वेक्टर प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं. कि राइट हैंड रूल क्या है? अगर आप इस फिगर में देखें तो राइट हैंड इस तरह से रोटेट हो रहा है कि उसमें फर्स्ट वेक्टर ए इंडेक्स फिंगर पॉइंट आउट कर रही है उसको, मिडल फिंगर किसको पॉइंट आउट कर रही है? वेक्टर बी को, जो सेकंड वेक्टर है. इनके दरमियान में बनने वाला एंगल थीटा कहलाएगा. तो आपका थंब आपको ए मल्टीप्लाई बाय बी या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बताएगा और उसकी डायरेक्शन भी बताएगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. अगर आप अपनी इंडेक्स फिंगर को वेक्टर ए कंसीडर करें, मिडल फिंगर को वेक्टर बी कंसीडर करें, तो आपका थंब क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. इसी तरह अगर आप फिंगर्स की पोजीशन को चेंज करें तो थंब की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी. उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ विच इज़ टॉर्क. टॉर्क को हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी सिचुएशंस में देखते हैं. जैसे चाबी से अगर दरवाज़ा खोला जा रहा है तो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है. अगर बोतल का ढक्कन खोला जा रहा है तो उसमें भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है. इसी तरह रेंच, स्पैनर, ड्राइविंग गियर, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस और हैं हमारी डेली लाइफ में
जो टॉर्क को इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। उसके अलावा स्पैनर से किसी नट को टाइट या लूज करना बेस्ट एग्जाम्पल है इस टॉर्क की। उसके अलावा ये एक राइड की एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। अगर आप इस येलो पोर्शन पे फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी, ये जो राइड है आपके पास, ये रोटेट नहीं करेगा। अगर आप इससे थोड़ा सा फासला रख के, जैसे यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है, इस जगह पे फोर्स लगाएंगे तो आसानी से ये राइड रोटेट कर सकती है। इन सब चीज़ों को देख के एक चीज़ जहन में आती है कि टॉर्क इज़ अबाउट अ टर्निंग इफेक्ट, और रोटेशन किसी बॉडी में अगर हो रही है तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस लाजमी हो रहा है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करें, हम हमेशा फिक्स पॉइंट से थोड़ा सा फासला रख के फिर फोर्स अप्लाई करेंगे तो रोटेशन होगी, अदरवाइज उसके अंदर एक टर्निंग इफेक्ट नहीं आ सकता। इन सब बातों को जहन में रखते हुए हम टॉर्क को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? टॉर्क, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अबाउट अ सर्टेन पॉइंट। किसी एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द बॉडी का रोटेट करना, उसका टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो टॉर्क कहलाता है, या उसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, या जस्ट मोमेंट भी कहा जाता है। इसको मज़ीद एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है? यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एक स्पैनर की, जिससे हम टॉर्क को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। स्पैनर का काम क्या होता है? किसी भी नट को टाइट या लूज करने के लिए हम यूज करते हैं। सपोज यहाँ आपके पास ये नट है जिसको आप टाइट करना चाह रहे हैं। इस पॉइंट को जो यहाँ पे हमने स्पैनर का फिक्स रखा है, इसको हमने कह दिया O। अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे, बॉडी रोटेट नहीं करेगी। अगर हम सेंटर में कहीं फोर्स लगाएंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी, लेकिन फिर भी टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर आप P पॉइंट पे, जो यहाँ पे फिगर में आपको नजर आ रहा होगा, उस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो बहुत कम फोर्स में बहुत ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी O से P तक का डिस्टेंस होना इसके अंदर जरूरी है। टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है, जैसे मूवमेंट आर्म और पाइवट पॉइंट क्या होता है। इस फिगर में आपके पास O पाइवट पॉइंट है, यानी O क्या है? एक फिक्स पॉइंट है आपके पास। फिक्स पॉइंट या पाइवट पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जिसके इर्द गिर्द बॉडी रोटेट कर रही है, बट वो खुद पॉइंट फिक्स पॉइंट है। उसके बाद P पॉइंट जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं, इसके दरमियान एक डिस्टेंस होना जरूरी है, एक लेंथ होना जरूरी है, जिसको हम फिलहाल लेंथ से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद हम इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्या बनता है टॉर्क का, कि टॉर्क दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट वन इज फोर्स, सेकंड लेंथ। टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है और रोटेशनल फोर्स भी कहा जाता है। मूवमेंट आर्म, जिसका अभी मैंने जिक्र किया, वो क्या है, उसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है? मूवमेंट आर्म बेसिकली a perpendicular distance of line of action of force from axis of rotation। आपके पास O एक पाइवट पॉइंट है, जबकि ये आपके पास लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन क्या है? जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो उस पर अगर आप लाइन ड्रॉ करो तो वो एक इमेजिनरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है। तो फोर्स और पाइवट पॉइंट के दरमियान एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जिसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। उसके अलावा पाइवट पॉइंट क्या है? द पॉइंट अराउंड विच अ बॉडी कैन रोटेट। ये O जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये पाइवट पॉइंट है, जो बेसिकली एक फिक्स पॉइंट होता है। इस पॉइंट के इर्द गिर्द बॉडी रोटेट करती है, बट ये पॉइंट फिक्स पॉइंट कहलाता है। किसी भी बॉडी में अगर आप टॉर्क प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं
तो उसके लिए शर्त क्या है कि टॉर्क तब प्रोड्यूस होगा जब लाइन ऑफ एक्शन यानी ये वाला पॉइंट, ये जो आपको एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, एक इमेजिनरी लाइन नज़र आ रही है, ये सेंटर से क्रॉस ना करे, या इसको यूं कह सकते हैं कि ये लाइन ऑफ एक्शन और पाइवट पॉइंट के दरमियान में मूवमेंट आर्म का या परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होना ज़रूरी है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन सकता है? अब टॉर्क बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, मूवमेंट आर्म पे और फोर्स पे। तो हम उसी से इसके मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। जो आपको फर्स्ट वन इक्वेशन नज़र आ रही है, टॉर्क इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ, इसमें एल मूवमेंट आर्म और फोर्स एफ से शो किया जा रहा है, इसके दरमियान में है मल्टीप्लिकेशन। अगर हम इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आएगा टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये आर, एफ और टी आपको बोल्ड फॉर्म में नज़र आ रहे होंगे। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन में आपने पढ़ा था कि जो बोल्ड फॉर्म वेक्टर की होती है वो ये डिस्क्राइब कर रही होती है कि इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी कोई डायरेक्शन है। तो यहाँ पे क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा आपको एक वेक्टर क्वांटिटी ही देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इधर L था तो इधर R कैसे आ गया? R बेसिकली एक पोजीशन वेक्टर कहलाता है। अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज डिस्कस करें तो मूवमेंट आर्म को L से डिनोट किया जाता है। L उस पोजीशन वेक्टर R का ही मैग्नीट्यूड कहलाता है। लिहाजा इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो रिप्लेस कर देते हैं पोजीशन वेक्टर R से। यूनिट क्या है टॉर्क का? टॉर्क दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, मूवमेंट आर्म पे और फोर्स पे। तो मूवमेंट आर्म एक लेंथ, एक डिस्टेंस है जिसका यूनिट मीटर है, जबकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है। तो इसका यूनिट न्यूटन मीटर बन गया। और न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के। इसकी डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं आप? किलोग्राम की डायमेंशन, क्योंकि ये मास को डिस्क्राइब कर रहा है, तो m मीटर स्क्वायर यानी डिस्टेंस यानी लेंथ भी इसको कह सकते हैं, l आ गया उसकी जगह, जबकि सेकंड हमेशा टाइम को डिस्क्राइब करता है। टॉर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो यहाँ पे हम ऑलरेडी इस बारे में पढ़ चुके हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट है मोमेंट आर्म का और फोर्स का, यानी हमें एक वेक्टर वैल्यू मिल रही है, यहाँ से एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, तो टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। टॉर्क के फॉर्मूले को मज़ीद कैसे एक्सटेंड किया जा सकता है? टॉर्क क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है आर का और एफ का, तो क्रॉस की जगह हम आर एफ मैग्नीट्यूड और साथ साइन थीटा एन हैट लिख सकते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, जबकि एन हैट इस टॉर्क का एक यूनिट वेक्टर है जो सेम डायरेक्शन रखता है टॉर्क के साथ और परपेंडिकुलर होगा आर और एफ के। टॉर्क एक रिजिड बॉडी पे कैसे एक्ट कर सकती है? रिजिड बॉडी किसी सख्त बॉडी को कहा जा सकता है। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ऐसी रिजिड बॉडी है जिसके ऊपर हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। इसका एक पॉइंट पाइवट पॉइंट कंसीडर कर लिया विच इज O, और जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो उसको P पॉइंट कहा। P और O के दरमियान में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको इस ब्लू एरो हेड से नजर आ रहा है, दिस इज मूवमेंट आर्म। इस रिजिड बॉडी पे P पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रही है, जबकि OP यानी पोजीशन वेक्टर R से शो किया जा रहा है। इसमें टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप F को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड करके फिर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यही मेथड R के साथ यूज़ किया जा सकता है।
सो हमने f को उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, विच इज f sin थीटा एंड f cos थीटा। f sin थीटा यहाँ की बजाय आप इधर भी ले सकते हैं। याद रखें, थीटा की सामने वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होती है, यानी f sin थीटा होगी, और दूसरी लाइन f cos थीटा कहलाएगी। अब यहाँ पे हमने टॉर्क की डेफिनेशन में पढ़ा था कि फोर्स के साथ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना ज़रूरी है। तो इसमें ये पॉइंट ज़्यादा काबिल गौर है कि अगर हम देखें कि r की डायरेक्शन और f cos की डायरेक्शन ये तो दोनों सेम है, और f sin थीटा और r अगर हम इनकी डायरेक्शन पे गौर करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नज़र आ रहा है हमें। अगर हम f cos थीटा की डायरेक्शन में यानी इस तरफ फोर्स लगाएंगे तो कभी भी इस बॉडी के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर हम f sin थीटा इस पर फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क 100% प्रोड्यूस होगा। तो इसमें हम ये चीज़ देख सकते हैं कि f sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर है r के, जबकि f cos थीटा क्या है, अलोंग r है, यानी f cos थीटा और r की डायरेक्शन सेम है। अगर हम f cos थीटा की डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। लिहाजा हम इस थ्योरी से इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू f sin थीटा, ये f का एक कंपोनेंट मैंने ले लिया जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, विच इज f sin थीटा मल्टीप्लाई बाय r, विच इज इक्वल टू r f sin थीटा। यहाँ बात मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क की हो रही है, इसलिए n हैट नहीं लगाएंगे। सेम यही प्रोसीजर हम r के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना के भी कर सकते हैं। उसके लिए अगर हम r के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएं, यानी r sin थीटा और r cos थीटा, तो यहाँ पे ये चीज़ काबिल गौर है कि f की डायरेक्शन और r cos थीटा की डायरेक्शन सेम है, यानी r cos थीटा इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन टॉर्क प्रोड्यूस कराने के लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, यानी r sin थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखता है फोर्स के साथ। तो यही फॉर्मूले में अगर हम अप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ये कंपोनेंट ऑफ r है मल्टीप्लाई बाय f, विच इज इक्वल टू r f sin थीटा, यानी थीटा r और f के दरमियान का एंगल है। चाहे आप फोर्स की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना के लें या r के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना के लें, टॉर्क की वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो टॉर्क इज इक्वल टू r f sin थीटा n हैट। n हैट क्या है? n hat is the unit vector of torque। राइट हैंड रूल के बगैर टॉर्क को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो राइट हैंड रूल टॉर्क के लिहाज से क्या है कि अगर हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करें कि कर्ल फिंगर्स की डायरेक्शन R से F की तरफ हो, तो थंब क्या पॉइंट आउट करेगा? थंब पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को। इससे हमें एक और चीज देखने को मिलती है कि टॉर्क इज इन द डायरेक्शन along the axis of spin angular velocity which would be produced by it। मतलब टॉर्क की वजह से जो स्पिन एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, टॉर्क की डायरेक्शन और उस स्पिन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। टॉर्क के कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे मिनिमम टॉर्क कब होगा और मैक्सिमम टॉर्क कब होगा। सो बात करते हैं मिनिमम टॉर्क की। टॉर्क का मिनिमम या मैक्सिमम होना हमें एंगल थीटा से पता चलता है। अगर थीटा की वैल्यू 0 या 180 होगी
तो टॉर्क की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी? थीटा की जगह 0 वैल्यू रखें तो साइन 0 हमेशा 0 के इक्वल होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे n हैट यानी देयर इज सम डायरेक्शन, तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क नल वेक्टर होगा। इसी तरह अगर एंगल 180 हो तो टॉर्क हमारे पास नल वेक्टर ही आएगा। सामने एक डायग्राम जिसमें A, B और C डिफरेंट एंगल्स को दिखाया जा रहा है। इसमें अगर हम A फिगर को देखें तो फिगर A ग्रेटेस्ट टॉर्क के बारे में बता रही है। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? जब मोमेंट आर्म और फोर्स एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, तब मैक्सिमम टॉर्क हमारे पास होगा। अगर आप साइन 90 की वैल्यू देखें तो साइन 90 1 के इक्वल होता है, यानी टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू यानी आर एफ एन हैट हमें इससे मिलेगी। फिगर ए में मैक्सिमम टॉर्क, अगर हम बी में देखें तो टॉर्क की वैल्यू कम होती जा रही है जैसे ही थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है। थीटा 0 की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब कि टॉर्क कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि F इज नो लॉन्गर परपेंडिकुलर टू R, थीटा डिक्रीज होता जा रहा है, इसकी वजह से टॉर्क भी डिक्रीज होगा। उसके बाद फिगर C में F और R पैरेलल एक दूसरे के एक्ट कर रहे हैं। इस सिचुएशन में थीटा 0 है तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा या टॉर्क 0 होगा। एक और डेफिनेशन जो हमें इसके फॉर्मूले से देखने में मिलती है वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, यानी F इज इक्वल टू R क्रॉस F, उसमें R क्या है? मोमेंट आर्म, और F फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। टॉर्क के बहुत इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो ये कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो कितनी है, यानी मैग्नीट्यूड कितना है उसका। दूसरा कि फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो किस जगह पे कर रहे हैं, मतलब मोमेंट आर्म ज़्यादा कर रहे हैं या मोमेंट आर्म को कम कर रहे हैं। इसी तरह टॉर्क की एक और डेफिनेशन है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस एन एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, यानी टॉर्क की वजह से अगर किसी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए किसी भी एक पाइवट पॉइंट के इर्द गिर्द, तो वो फिजिकल क्वांटिटी टॉर्क कहलाती है। टॉर्क का ऐसा यूनिट हमने पढ़ा विच इज न्यूटन मीटर। इसी तरह टॉर्क का FPS यूनिट क्या होता है? पाउंड फुट, और CGS यूनिट इसका डाइन सेंटीमीटर कहलाता है। टॉर्क किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहली चीज़ जिस पे ये डिपेंड करता है विच इज़ मोमेंट आर्म। अगर मोमेंट आर्म 0 है तो टॉर्क भी 0 ही होगा। सेकेंड थिंग फोर्स, एंड थर्ड द एंगल बिटवीन मोमेंट आर्म एंड फोर्स। फॉर्मूले से ये 3 चीज़ें हमें देखने में आती हैं कि टॉर्क मोमेंट आर्म और अप्लाइड फोर्स के साथ साथ इनके दरमियान के एंगल पे भी डिपेंड करता है। जबकि ये पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाले हैं कि अगर R, F या थीटा इन तीनों में से कोई भी चीज़ 0 हो, R 0 हो, F 0 हो या एंगल 0 हो, तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। और अगर एंगल 180 डिग्री हो तो भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता। टॉर्क 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव टॉर्क और नेगेटिव टॉर्क।
काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज कह लें या एंटी क्लॉकवाइज कह लें, ये दोनों सेम टर्म्स हैं। इसी तरह क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लिया जाता है। इसको हम मजीद कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पॉजिटिव टॉर्क क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज यानी आउट ऑफ द पेज, यानी अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स इस तरह से अप्लाई करें कि वो बॉडी रोटेट तो कर रही है लेकिन उसकी रोटेशन की डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसमें प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क पॉजिटिव टॉर्क कहलाएगा। इसी तरह नेगेटिव टॉर्क या क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा कि अगर हम किसी बॉडी पे इस तरह से फोर्स अप्लाई करें कि वो बॉडी रोटेट तो कर रही है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो उस टॉर्क को नेगेटिव टॉर्क कहेंगे। उसके बाद टॉर्क को हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं, घरों में, इंडस्ट्री में, किसी भी टैप को लूज या टाइट करने में, स्पैनर में, ड्रिल मशीन में इवन, या रेंच में। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिसको टॉर्क की एप्लीकेशन के तौर पे हम देख सकते हैं। किसी चीज़ को ट्विस्ट करना, टर्न करना, रोटेट करना या टर्निंग इफेक्ट टॉर्क प्रोड्यूस करवाता है। एक लास्ट पॉइंट जिसके बगैर टॉर्क कंप्लीट नहीं हो सकता वो ये कि जिस तरह हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं F=ma में, हमें फोर्स का रिलेशन एक लीनियर एक्सेलरेशन के साथ समझ आता है। उसी तरह जो टॉर्क है, जब टॉर्क किसी बॉडी में एक्ट करता है तो वो हमेशा एंगुलर एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब करता है, यानी टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमिन्स इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि जब भी बॉडी रोटेट करती है या उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट आता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। दूसरी बात, टॉर्क के प्रोडक्शन की वजह फोर्स होती है और वही फोर्स अगर रोटेशनल मोशन में हो तभी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अगर बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, क्योंकि ये बात तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो प्रोड्यूस होगा। इन दिस केस टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल ऑल्सो बी ज़ीरो। स्टूडेंट्स, टॉपिक तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ टॉर्क के बारे में कि किसी चीज़ में, किसी बॉडी में एक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स आ जाना, एक पॉइंट जिसको पाइवट पॉइंट कहा गया उसके इर्द गिर्द बॉडी का रोटेट करना टॉर्क कहलाता है। टॉर्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा, टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इसको मूवमेंट आर्म भी कहा जाता है, मल्टीप्लाई बाय फोर्स। वेक्टर फॉर्म टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और इसको आर एफ साइन थीटा एन हैट लिखा जाता है। यूनिट टॉर्क का है न्यूटन मीटर। उसके बाद टॉर्क एक रोटेशनल फोर्स भी है, और टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? मूवमेंट आर्म पे, फोर्स पे, और इनके दरमियान के एंगल थीटा पे। उसके बाद एक रिजिड बॉडी पे टॉर्क कैसे अप्लाई किया जा सकता है और उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, वो हमने मेथड किया था कि फोर्स को हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, जिसमें ये चीज़ हमें देखने को मिली कि जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो इस बॉडी में, इस रिजिड बॉडी के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगा, जबकि वो कंपोनेंट जो इस आर के पैरेलल एक्ट कर रहा है वो इस बॉडी को रोटेट करवाने में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। तो हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं आर के साथ, तो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आर मल्टीप्लाई बाय एफ परपेंडिकुलर बना। उसके बाद राइट हैंड रूल, जो कि टॉर्क की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, वो हमने पढ़ा। राइट हैंड रूल क्या है कि अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करें
फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ आर टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एफ, यानी आर से एफ की तरफ अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें तो आपका थंब डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आपको बताता है, और टॉर्क की वजह से जो स्पिन एंगुलर वेलोसिटी किसी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, टॉर्क की डायरेक्शन और उस स्पिन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी। स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर टॉपिक है, टॉर्क पे इसको अच्छे तरीके से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बोर्ड के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिहाजा इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।